हाँ जी, तो जय हिंद सभी को। तो आज बीपीएससी 71 का आप सबने पेपर दिया है और पेपर आने के बाद मैंने सोचा फटाफट पहले आपके जो प्री हुआ है बीपीएससी 71 का एक बार पेपर एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया। रिलैक्स होके तकिया क्या पेन और पेपर उठा लीजिए और मार्क करना शुरू कर दीजिए कि आपने कितना सही किया है और कहाँ पे जो है मिस्टेक रह गई थी और कहाँ पे और काम हमें करना चाहिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सबको पता है, 2 घंटे का पेपर हुआ था, 150 नंबर का हुआ था। अब देखते हैं कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं, जय हर हर महादेव। और अब पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यूएनडीपीओ के मानव विकास सूचांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्षों थी, यह 2023 में कितनी हो गई थी। मैं पहले ही आपको बता दूं, हम सिर्फ आंसर्स की टिक करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी पेपर दिया है और अभी कोई नीड नहीं है एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो बात ये आती है, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन कह रहा है कि क्या 72 वर्ष, 73 वर्ष, 74 वर्ष या उपयुक्त में से अधिक। तो देखिए क्या है, 98 में ये कितनी थी, 90 में कितनी थी, 98.6 वर्ष थी। तो बात की जाएगी तो इसका आंसर होगा ए, यानी 72 वर्ष जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, चलते इसकी तरफ। अगला सवाल हमारा कहता है कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिति की शहर में आयोजित हुई थी, बेंगलुरु, पेरिस, रोम यानी उपयुक्त में से अधिक। तो ऑप्शन इसका जो हमारा आंसर होगा बी, यानी पेरिस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बी पेरिस इज द करेक्ट आंसर। अब जिन बच्चों ने पेरिस लगाया है वो प्लीज अपने जो आंसर्स हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहना कि ये वाला आपका ठीक है, इससे आपको और मुझे दोनों को मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 96 एकेडमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म के में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था, यानी किस के लिए ऑस्कर उनको मिला था, इसके बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, इसको हम इतना रखते हैं। ठीक है, हमारा 4th वाला भी हो जाएगा। तो क्या है, लाला लैंड, पुअर थिंग्स, द फेवरेट और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पुअर थिंग के लिए उनको क्या मिला था, एमा स्टोन को क्या मिला था, 2024 में इनको ऑस्कर मिला था। क्या मिला था, ऑस्कर मिला था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। अब देखिए इसका आंसर की बात करें तो क्या हमारा आंसर ए है, बी है या सी है या उपयुक्त में से एक है, यानी हेलोरोज, हेलोसो, कच्छ एक्सप्रेस या इनमें से कौन सा है जो 4th का आंसर है। तो हम सबको पता, पहली बात याद रखिएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये आप अपने आंसर्स हमें बताते रहना, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 4th होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या है 4th का आंसर, क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम आते हैं पीछे की तरफ, यानी 5th पे, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है कुछ यूं है तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। अब हम ऐसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रोमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसका, रोमन मैग्सेस के पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसको। ऑप्शन नंबर ए, फुत्सो कर्मा रूलर डॉक्टर्स मूवमेंट या मियाजाकी हाओ और उपयुक्त में से अधिक, यानी 5th नंबर का आंसर हमारा कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, अब आ रही आती 6 नंबर की। ये कह रहा आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी आकाश तीर के बारे में से कौन सा कथन सही है। तो बात की जाएगी आकाश तीर की, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मुख्य है, मूल्य है। और बी ऑप्शन कह रही है भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। सी, यह निष्क्रिय रक्षा के सक्रिय प्रतिकार में रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब कौन कौन बच्चों ने ये आंसर किया है मुझे बताते रहना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? कौन सा हिस्सा है? यानी F-35 लाइटिंग, सेकेंड मुख्य उद्देश्य ट्रैंक MBT अर्जुना अनंत, मतलब ITAGS उपयुक्त में से एक। तो इसका आंसर डी होगा, यानी 5th, 6th और 7th का आंसर हमारा डी था, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये कह रहा है कि कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? क्या 15 जनवरी, 27 जनवरी, 10 फरवरी या उपयुक्त में से एक? अब देखिए, अब थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको पता होगा जनवरी का तो मंथ था, ठीक है, जनवरी का मंथ था, लेकिन जनवरी में से कौन सा मंथ था? हमें ये सोचने वाली बात है कि जनवरी तो थी, लेकिन जनवरी में क्या वो 15 जनवरी थी? बिल्कुल नहीं। फरवरी नहीं, मैंने पहले ही बोला जनवरी, तो क्या आंसर होगा? 27 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? 27 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन मतलब बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार मिला था? अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है। लाइट ऑफ द हार्ट लैम्प, सोलर लालटेन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा बी, हार्ट लैम्प इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्न में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? झेलम, रावी, सतलुज या उपयुक्त में से अधिक? हमने जब बिहार पढ़ा था, आपको याद होगा, बिहार जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ नदियों के बारे में हमने बात कही थी, लेकिन ये भारत की यहाँ पे बात हो रही कि भारत की पूछ रहा है कि सिंधु, आपको याद है सिंधु जल की सहायक नदियां, जिनमें एक नदी इसमें मतलब सब कुछ नदियां इसमें शामिल हैं, अगर आप ध्यान देंगे, जिसकी सहायक नदियां 5 से 6 जो नदियां हैं सहायक, जिसमें चेनाब और झेलम की स्टोरी अभी वायरल भी हुई थी, जब अभी सिंधु जल वाला पंगा हो गया था ना सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, आपको याद होगा। तो उसी में से एक नदी का नाम इसमें आपको बताना है कि एक कौन सी नदी थी। यानी ऑफ 10 की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित करती हैं, में से उनमें शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो देखिए झेलम इज द करेक्ट आंसर। क्या है? झेलम इज द करेक्ट आंसर। आता है 11th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 11वां नंबर क्या कहता है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन सही के बारे में पूछ रहा है। यानी पहले की बात करेंगे, CPM के स्वस्थ और घोषणा की कमी, पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया। सेकंड है शिक्षा और ज्ञान के अभाव में दर्शन के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया। थर्ड है यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेत मानता है। और फोर्थ कह रहा है कि इसमें क्षमता गरीबी के महत्वपूर्ण संकेतों के स्वरूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंचाने की कमी शामिल है। अब देखिए इसके कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे दिए गए कोड में उपयुक्त करके सही का आंसर चूज करें। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है इनमें से कौन सा जो है वो सही है, हमें वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक तो ये याद रखें CPM के स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल की बात यहाँ पे हुई है। और दूसरा वाला शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने में महिलाओं की निरक्षरता को शामिल किया गया है। महिला यहाँ पे है और ज्ञान और शिक्षा की बात हो रही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये वाला जो है हमारा आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। अब इधर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत में निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख
क्या है, वस्तुओं में शामिल, वस्तुओं में से नहीं है। क्या नहीं बोल रहा है, याद रखिएगा, वस्तुओं में से नहीं है। कौन सी, पेट्रोलियम उत्पाद, लोह और इस्पात, बासमती चावल या उपयुक्त में से अधिक। और मंथ कौन सा है, अप्रैल और सितंबर की यहाँ पे बात हो रही है 2024 और 25 के दौरान भारत में निर्यात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी बासमती चावल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार देश की कुल वन्य और वृक्ष अभयारण्य देश के भौगोलिक क्षेत्र में 15% है। सबसे बड़े दर्ज, जो बी वाला ऑप्शन है, दर्ज वन क्षेत्र RAFA वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है। सबसे अधिक वृक्ष अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी सी होगा। ठीक है, राजस्थान के बाद जो राज्य आ जाता है वो उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, राजस्थान के बाद जो राज्य आ जाता है वो उत्तर प्रदेश आ जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपना आंसर आप लोग मिलाते रहिए और बताइए कमेंट में मुझे कि आपका कितना सही गया है और कहाँ पे मिस्टेक आपने की है। ठीक है, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। भारत से अधिक हिस्सेदारी की यहाँ पे बात हो रही है, रूस की, आयरलैंड की, इंडोनेशिया की या उपयुक्त में से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड की यहाँ पे हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये कहता है, ये कह रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। कथन क्या है, सही नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे जो है बात हो रही है। यह QR जो है आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाताओं का निर्माण की सुविधाएं प्रदान करता है। बिल्कुल सही। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्या बोला, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, उपयुक्त क्षेत्रीय भाषाओं में ये जो पोर्टल है ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए ये दो तो ये काम करता है, लेकिन अभी इस लेवल पे ये डेवलप नहीं हुआ है कि मान लीजिए किसी राज्य में, राज्य के अंदर कोई भोजपुरी की भी अलग भोजपुरी होती है, हम सबको पता है, वो भाषा बोल रहा है, तो उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी पोर्टल 11 जो क्षेत्रीय भाषाओं में क्या है, उपलब्ध की बात यहाँ पे कही गई है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस संगठन में संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की बात होगी, मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया गया है। क्या है, ब्लू प्रिंट विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और IT मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी मंत्रालय, नीति आयोग या उपयुक्त में से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रीय शहरी, क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय शहरी मामले की संस्था NIUA। ठीक है, इसके बारे में बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 31 अक्टूबर 2024 तक भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उपयुक्त में से अधिक। यानी क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करेंगे तो उसके बारे में कहता है कि क्या है, भारत में परियोजना के तहत क्या है, राज्य की सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई की यहाँ पे बात हो रही है। तो फिलहाल तो उत्तर प्रदेश से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं हमने पढ़ी है और महाराष्ट्र की भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, 17 का ए है, यानी राजस्थान की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात की जाएगी। तो कह रहा है कि किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मूल्य और दावे निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रस्तुत करते थे।
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नबार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक और नबार्ड या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक उपयुक्त में से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक और नबार्ड का यहाँ पे नाम आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे हम यहाँ पे। 19 के बारे में कहता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, मतलब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात कह रहा है। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकन डॉलर या दुनिया के सातवें सबसे बड़े है, या 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीओपी घाटे के कारण कमी आई है उपयुक्त में से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है। एक सेकेंड, क्वालिटी तो सही आ रही है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 नंबर की क्या कह रहा है, ये क्या है कि NFHS5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 और 20 में 6% से कम आबादी का बहुयामी का क्या यहाँ पे रूप में गरीबी के रूप में दर्ज किया था? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश उपयुक्त में से अधिक। अब ये देखिए, जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल नहीं, और दूसरी चीज ये कि उत्तर प्रदेश तो नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में सरकार जिसकी, वो कभी भी ये तो नहीं बताएगा कि निम्नलिखित क्या है, ये आंकड़े जो है ये 2019 और 20 वाली की आबादी में क्या हुआ है, कमी आई है, गरीबी के रूप में दर्ज किया है। तो उत्तर प्रदेश हमारा ऐसे ही खत्म हो गया। अब बचा ही जम्मू एंड कश्मीर भी हटा दीजिए। अब हमारा जो आंसर है हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं और इसकी कुछ सूचियां हैं। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो सूची 1 और सूची 2 के बारे में पूछ रहा है। सूची 1 और सूची 2 के बारे में अगर बात कर, सूची 1 और सूची 2 के बारे में बात करेंगे तो कह रहा है सूची 1 प्रदर्शन, उपलब्धता और व्यापार पीटीए योजना जिसके सामने है 2023 केंद्रीय बजट पेश किया गया। ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब इसमें से हमें देखना ये है कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी दिया है तो ऐसा तो है नहीं इसको पढ़ा नहीं होगा। तो इसमें से राइट आंसर जो पूछ रहा है कि इसमें से राइट आंसर क्या है, यानी ये बात कर रहा है यहाँ पे पहले नंबर पे कि क्या ये है या ये है या ये है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। क्या है इसका राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। 21 का बात करेंगे तो 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो सी है। और सी के बारे में जैसे कि ए का सेकंड होगा, बी का फर्स्ट होगा, सी का फोर्थ होगा और डी का थर्ड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसका भी है क्या? 22 का कह रहा है कि वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार ए वह, या बी का कह रहा है कि बी नंबर पे जो है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, पहली बात तो 36 राज्य कहाँ हैं हमारे देश में? हमारे देश में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर WPR सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत इतने फीसदी नीचे से है। ठीक है। तो वैसे भी इसका आंसर नहीं होगा। और ये कह रहा है
कि कृषि में महिलाओं की श्रमिका की हिस्सेदारी इतने से इतने तक काफी हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उपयुक्त में से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि वर्ष 2021 और 22 के बीच के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में श्रम बाल भागीदारी दर LFPR से अधिक वृद्धि हुई है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का 22 ही है ना, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो ए होगा। ठीक है, ये ऐसे ही कट गया क्योंकि 36 राज्य कहाँ हैं हमारे पास। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो गया था ना। और ये वाला जो था दूसरा वाला, ये क्या कह रहा है कि 2023 और 24 की बात कर रहा है, जबकि आंकड़ा हमारा कौन सा है, आंकड़ा ये 2023 और 23 का है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है कि 22 के बाद से जो है आंकड़ा बढ़ गया है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये पैटर्न बड़ा अलग बना रखा है इन लोगों ने ऐसे। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था, यानी परिणाम नहीं था उसके बारे में यहाँ पे बात कह रही है। तो क्या एक राष्ट्र एक सदस्यता, ये तो हमारे देश का है ही, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क RIEF, या अटल इनोवेशन मिशन लिखा है शायद, इनोवेशन मिशन, हाँ इनोवेशन मिशन की बात हो रही, उपयुक्त में से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। ये कह रहा है कि देश के सकल मूल्य बाधित GVA के सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में से बढ़कर 2022-23 में हो गई थी। यानी यहाँ पे हमें क्या बतानी है, यहाँ पे हमें जो है 24 नंबर का परसेंटेज बतानी है, यानी कितनी हो गई थी, कितने में से 21 और 23 के बीच की बात कर रहे हैं, 23 के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा कि यहाँ पे जो आएगा वो 27.3% आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो 30.1% में ये आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, यानी 25वें नंबर का आंसर हमारा क्या है, तो कह रहा भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भारत में लगभग 87% सीमेंट जो है उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल भी नहीं। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर है और निर्यात के समर्थ करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा, यानी भारत में लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होना चाहिए ए, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। एक बार मैं सबको शेयर कर दूं, आप भी जरा सबको शेयर कर दीजिए, मैंने शेयर नहीं किया था, एक सेकंड, हाँ मैं भी शेयर करके बता दूं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसके बारे में क्या बातें कही गई है। 26 नंबर यानी 26 नंबर हमारा सवाल जो है वो यहाँ है। 26 नंबर सवाल की बात करेंगे तो ये क्या कहता है कि 26 में बिहार में मिशन दक्ष के प्राथमिकता उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय में स्कूल नामांकन बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना या ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यापक व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 26 नंबर का जो हमारा आंसर है वो पूछ रहा है। तो देखिए
ये वाली जो चीज़ें ये ऑलरेडी हो चुकी हैं, बहुत शुरुआती दौर में ये होती थी और ये हो चुकी हैं, तो इसको जो है मत लीजिए, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं होगा। अब बचा क्या, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी नहीं। अब ये मेन क्या है, ग्रेड स्तरीय जो है यानी पिछड़े जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे बात कही गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बिहार मिशन दक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका सी आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं 27 नंबर पे, ये क्या कह रहा है, 27 की बात करेंगे। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के YUVA ढांचे के तहत निम्न में से कौन से जो घटक है वो नहीं है, नहीं के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो क्या शिक्षा प्रणाली में जीवांतत समर्थन के लिए नियामक समर्थन या अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना या उपयुक्त में से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि 2023-24 में बिहार में आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या बोलते हैं, कथन जो है सही है, ठीक है। इसमें से अगर बात की जाएगी तो कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, यानी मौजूदा कीमतों में बिहार के प्रति व्यक्ति GDP पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में से 12.8 बढ़ी है। 2023-24 में बिहार में GSBA यानी थीसन मूल्यों में त्रियक क्षेत्रों में अनुमति हिस्सेदारी 58.6 दशमलव की बात यहाँ पे हो रही थी। यह सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF 2023-2024 में वर्तमान मूल्यों में GSDP का 4.6 था, यानी 28 नंबर क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मौजूदा कीमत पर बिहार में प्रति व्यक्ति GDP की यहाँ पे बात हो रही है, क्या है GSPD की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। अब ये देखिए PDF पे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि PDF हमारे पास ऐसा ही आया था, एंड द मूवमेंट जैसा हमें मिला है हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकी लभ्यांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अब इसका राइट आंसर पूछ रहा है हमसे कि क्या है, निम्न में कोडों में से सही को चुनना। 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 3 और 2 और 3 सही है, या डी उपयुक्त में से 1 से अधिक। डी वाला जो आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक इज द राइट आंसर, यानी इसका आंसर जो है 1 से अधिक हो सकता है, इसीलिए डी वाला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच में रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए कह रहा है ज्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं, और बी कह रहा है अधिकांश महिलाएं स्वयं नियोजित जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्रों में कार्यरत थी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। यानी क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखिए ज्यादातर जो महिलाएं काम करती हैं बिहार की, स्पेशली हम बात करेंगे, या कहीं के भी ऑल ओवर इंडिया में, तो महिलाएं ज्यादातर वो कामों में अपने आप को बिजी रखती हैं, जैसे कि जो खुद से किया गया छोटा मोटा बिजनेस हो गया। वो बहुत कम महिलाएं जो फैक्ट्री में जाके काम करती है, ज्यादातर महिलाएं वो काम करती है जो घर पे काम किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अधिकांश महिलाएं क्या है, स्वयं नियोजित जो अवसर होते हैं घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में जो है कार्य करती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा इंडिया अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि महिलाएं जो है एक अलग ओपन माइंडेड थॉट के साथ फैक्ट्री वगैरह में या किसी और के अंडर में जाके काम करे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इस नज़र से नहीं देखा जाता है। फीमेल्स अगर शादीशुदा है और अगर वो किसी फैक्ट्री वगैरह में जाके काम करती है तो लोग जज करते हैं। इसी वजह से वो ज़्यादातर छोटे मोटे बिजनेसों में या घर पे रह के जो काम हो सके उस पर ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। 31 की बात करेंगे कि लोकसभा की कह रहा है कि लोकसभा में सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की
शक्ति निहित है संघ लोक सेवा आयोग के प्रधानमंत्री कार्यालय में, या कर्मचारी की बात यहाँ पे हो रही है कि कर्मचारी चयन आयोग के में, या लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति से लोकसभा सचिवालय स्टाफ की बात हो रही है, लोकसभा सचिवालय की यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष की परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति में, ठीक है, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। 32 कहाँ है हमारा, यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कहता है कि भारत का महान न्यायवादी की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रपति के विधायिक मामलों में परामर्श देता है, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अहर नहीं है, संसद में सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, सरकार का पूर्ण कालिक सलाहकार है। तो भारत में महान्यायवादी की बात हो रही है, महान्यायवादी यानी राष्ट्रपति की विधायिक मामलों में परामर्श की यहाँ पे बात होती। जो महान्यायवादी होता है वो क्या करता है, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उनकी जो स्पेशल जो कहते हैं ना कि कोई बिल पास होती है, जैसे आईएएस वगैरह का जो सिलेक्शन होता है, वो जो बड़े पद पे होता है, तो कहते हैं वो ज्यादातर सलाहकार बनते हैं, ठीक है। तो या तो प्रधानमंत्री के सलाहकार बनते हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार बनते हैं। आपने देखा होगा राष्ट्रपति के साथ एक आधे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे पेपर वगैरह लेके चलते रहते हैं, वो बिल्कुल सिविल ड्रेस में होते हैं, वैसे उनका यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होता है, तो वो ज्यादातर इसी काम के मामले में आ जाते हैं, ठीक है। तो 32 नंबर का जो आंसर होगा, राष्ट्रपति के विधायिक मामलों में परामर्श देता है। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका क्या है, इसका है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन से विषय समवर्ती सूची में आती है। किस सूची में की बात हो रही है, समवर्ती सूची में आती है। क्या वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, या मूल्य नियंत्रण। समवर्ती सूची की बात हो रही है, याद रखिएगा 11th और 12th में समवर्ती सूची के बारे में बहुत पढ़ाया गया है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी से अगर तैयारी की होगी तो उनको याद होगा समवर्ती सूची में जो 3 सूचियां होती हैं, उन सूचियों के बारे में 11th और 12th की क्वालिटी में बहुत अच्छे से जो है समझाया गया है, पढ़ाया गया है, ठीक है। तो क्या है, वन्य जीवों की सुरक्षा, एक तो ये आएगा ही आएगा, और इसमें शायद ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, यानी मूल्य नियंत्रण की बात हो रही है। और एक क्या था अभी हमने जो पढ़ा था, वो इसका राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 34 नंबर पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व गांधीवाद सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। मतलब गांधीवाद जो अनुरूप है उसके तत्वों के अंडर में ये नहीं आते हैं, यानी कौन से हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, या काम का अधिकार की यहाँ पे जो है बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हम देखेंगे क्या, केवल 2, 1 और 1 तथा 2 और 4, या 1 और 3, यानी 2 और 4 की बात हम करेंगे तो 2 और 4 में क्या है, 2 समान नागरिक संहिता बिल्कुल इस के अनुरूप नहीं है। समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 34 की हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है सी होगा, यानी 2 और 4 जो है उसके अंदर में नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में हम बात करें, 35 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी शपथ का प्रारूप, यानी 30वीं अनुसूची ठीक है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन, ये भी तो ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन, ये गलत है। यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो ये जो आता है 5th वाले में आता है, ठीक है। और इसके अंडर में तो ट्राइब्स आ जाता है, इसके अंडर में क्या आ जाती है, जो जनजाति होती है ना, जनजाति होती है, जनजाति जो है उसके अंडर में ये आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब इसका जो नहीं होगा
सी होगा 35, यानी 35 नंबर का जो आंसर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी सी अनुसूचित जनजाति की जो यहाँ पे बात हो रही है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, ये 5th नंबर सूची में आ जाता है। और ये जो है इसके अंदर में जो आता है वो क्या आ जाता है, ट्राइब्स आ जाती है, जो जनजातियां होती है जो जंगलों में रहती है, जैसे असम, मणिपुर, मेघालय वगैरह जो है उनमें इनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर क्या है, विचार कीजिए। क्या है, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री के मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आवंटन किया जाता है। क्या इनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। यानी 36 की हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो केवल दो जो है वो सही है। यानी प्रत्येक मंत्री मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करिए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है और इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। 37 कह रहा है कि राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है। क्या ऑप्शन नंबर ए जो है, महाविधायिका के मत देने का अधिकार विधायिका में कार्य करने केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी निष्पादित किया जाएगा। किसी राज्य में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, राज्य में विधायिकी कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। तो बी अगर हम देखेंगे तो विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है बी होगा। हम सबको पता है कि ज्यादातर तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है, लेकिन राज्य के मामले में हिंदी को भी दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी ही बोलते हैं। इंडिया में 90% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 37 का वो होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ये 38 की अगर हम बात करेंगे तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य के ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जीवन के हित संचित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। बिल्कुल ठीक है, ये तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, ये तो नहीं है। सामूहिक हित वृहत नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होना चाहिए। एक और दो सही है। सामान्य जीवन जो है, सामान्य जो जन है उनके हित की संरक्षित होने यानी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, और विद्यमान जो सामाजिक मूल्य है और सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उनके अवरोध ना हो, यानी उनकी कोई भी प्रकार से नुकसान ना हो या ठेस ना पहुंचाया जाए, इस बात को जो है क्या है इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। मौलिक अधिकारों को जब कोई कहते हैं ना कि क्या लग जाती है, धारा 144 वगैरह जब लग जाती है तो उसमें इस बारे में बात कही जाती है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 की हम बात कर ले तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वित्त आयोग सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद, भारत का राष्ट्रपति, संसद का विधि की यहाँ पे बात हो रही है, और संघीय कैबिनेट की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा संसदीय विधि के द्वारा, संसदीय क्या है विधि के द्वारा जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 40 की, तो कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ऑप्शन आपके पास दिए गए वो ऑप्शन यूं है, कुछ कह रहा है कि एक मतलब सदन के आहूत करने हेतु दीक्षता कीजिए, स्वास्थ्य और स्तनगन पर और मंत्रवासन हेतु विघटन सदन में समाप्त करता है, और स्तन सदन में नेताओं द्वारा अकेले किए जा सकते हैं।
अब इनमें से कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे तो केवल दो इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 41 पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षाओं के लिए कौन सा अधिकृत है, यानी ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जिला परिषद का अध्यक्ष या राज्यपाल द्वारा गठित वित्तीय आयोग की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो क्या कहता है, वो कहता है यहाँ पे 41 का आंसर जो है राज्यपाल द्वारा गठित वित्तीय आयोग। ठीक है, वित्तीय पंचायतों के वित्त की यहाँ पे बात हो रही है। पंचायत किसके अंडर में आ जाता है, राज्य के अंदर में आ जाता है, और राज्य में किसका ज्यादातर वो चलता है, गवर्नर की जब बातें होती हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि राज्यपाल द्वारा गठित वित्तीय आयोग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। पहला, भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि के उद्योगों के निर्यात करने में, ठीक है, और घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए, ये भी तो ठीक है। तो इसका एक और दो दोनों सही होगा ना, इसका शायद सी है, हाँ इसका सी आंसर होगा, क्योंकि एक और दो दोनों ही एक दूसरे को सही करते हैं। और इसके बारे में बात की जाएगी क्योंकि सरकार जो है क्या करती है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है तो वो प्रोत्साहित करेगी जो विदेशी जो कंपनियां हैं वो भी निवेश करे, और भारत की क्षमता में वृद्धि की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसके लिए दोनों ही आंसर जो है सही है। 43 के बारे में अगर हम बात करेंगे कि 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, या जनता को विकास प्रशासन में प्रतिभागी की बात यहाँ पे हो रही है। प्रतिभागी क्या करना है, प्रतिभागी प्रशासन में प्रतिभागी करने के योग्य बनाना है। तो इसका जो आंसर होगा कि जनता में विकास प्रोत्साहन की यहाँ पे बात हो रही है, प्रतिभागी करने के योग्य में बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा डी। अगर बात करेंगे निंदा प्रस्तावना के बारे में क्या सत्य है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, यह प्रस्ताव के कारण उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, सदन में अनुमति इस प्रोत्साहन हेतु करना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 का जरा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आपने क्या लगाया है, क्या ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है? निंदा प्रस्ताव क्या है, निंदा प्रस्ताव क्या है, ये इनमें से क्या ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है? बिल्कुल, ये उन दोनों से ही एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, तो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकारों के क्षेत्रों में आता है? उच्च न्यायालय और कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, राज्य के बीच का विवाद बिल्कुल भी नहीं, केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो ये हमें पढ़ने की नीड नहीं है, इसका सीधा आंसर हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, क्योंकि उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो ये पूरा राइट्स देता है कि दोनों के अंडर में क्या आना चाहिए, दोनों के अंडर में जो हमारे मौलिक राइट मतलब मौलिक अधिकार यानी हमारी जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे जो है बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, अब बारी आती है अगले सवाल की। कह रहा है कि कांग्रेस में, ठीक है, कह रहा है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादी पर सुरक्षित बाल्य सिद्धांतों का प्रयोग करने की अपेक्षा लगाई थी? इसका आंसर जो होगा लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सीधा आंसर करते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 47 कह रहा है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किसे वायसराय पर एक बम फेंका गया था, यानी लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हांगिंग का इसमें जो आंसर है, आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। 48 के बारे में बात करेंगे कि 1911 में क्या है, सेकेंड
1911 में कौनफिल्यो विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने पर किसे अवसर मिला था? कौन है? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सोहन सिंह भागन, हरदयाल और श्याम सिंह कृष्ण वर्मा, यानी हरदयाल जी की यहाँ पे बात हो रही है, इनको मौका मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो ये क्या कह रहा है 49 में कि MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा दिया था, यानी मिल्टो एल्डर स्मिथ, विलियम एसी, यानी थ्यूडोर बेंग। यानी 49 का आंसर आपको खुद बताना है कि 49 में आपने क्या लगाया था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? मुस्लिम सांप्रदायिकता को क्या किया था? बढ़ावा दिया था। तो आंसर जो हमारा होगा थियोडोर बेक का यहाँ पे नाम आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, यानी हमने अर्धशतक जो है पूरा कर लिया है, अर्धशतक हमने पूरा कर लिया। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था। यंग इंडिया का नाम आते ही महात्मा गांधी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, ये है मजेंटा रेखा किन देशों के बीच में विद्यमान है? मेजनाट रेखा किन देशों के बीच में? फ्रांस एंड जर्मनी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यूएनडी, कनाडा। 51 के बारे में अगर बात की जाएगी कि ये कह रहा है कि किन वो देश है जिनके बीच में कौन सी रेखा शामिल है, कौन सी रेखा की हम यहाँ पे बात करें कि फ्रांस और जर्मनी इज द राइट आंसर। फ्रांस और जर्मनी क्या है? उन दोनों देशों के बीच में ये रेखा आ जाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। हुर्जमुल जलडुमर रू मध्यम डोजता जो है, इसका राइट आंसर क्या है? लाल सागर और से उड़ान की खाड़ी, पेरसिया की खाड़ी, ओमान आ जाएगा। परसिया की खाड़ी, ओमान की खाड़ी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 0 कहाँ है? ग्राउंड जीरो के बारे में यहाँ पे बात होगी। ग्राउंड जीरो कहाँ है? जीरो कहाँ? न्यूयॉर्क, ग्रीनविच, इंदिरा पॉइंट या हरिकोटा। ग्राउंड जीरो की बात अगर हम की जाएंगी तो हम सबको पता है न्यूयॉर्क का नाम आता है। किसका? न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल डमरू मध्य है जो किसी डेविलिस नेक के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? डेविलिस नेक के नाम से जो है जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में अगर बात की जाएगी तो इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। ठीक है, 55 क्या कह रहे? लंगडंग संदर्भित करता है। लंगडंग क्या करता है? संदर्भित करता है, यानी 55 का जो आंसर हमें बताना है, जल्दी बताइए। 55 का आंसर किसको ये संदर्भित करता है? मतलब अगर वृक्षारोपण कृषि या स्थानांतरित कृषि, कृषि पदार्थ प्रकार या शुष्क कृषि, किसको करता है? ये करता है स्थानांतरित कृषि की यहाँ पे जो है बात हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56 में बात करेंगे। 56 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में अगर हम बात करेंगे कि 56 क्या कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। मजुली द्वीप की यहाँ पे बात हो रही है। 57 के बारे में बात करें कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप के बारे में अगर हम बात करें, जो बेसिन है, नर्मदा बेसिन है या कौन सा बेसिन की यहाँ पे बात हो रही है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? नर्मदा नदी बेसिन है, महानदी बेसिन है या गोदावरी नदी बेसिन है? तो हमारा आंसर होगा गोदावरी नदी बेसिन इज द राइट आंसर। ठीक है, 58 के बारे में बात करेंगे अब कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा नदी और भागीरथी के संगम पर स्थित है? बिल्कुल देवप्रयाग। ठीक है, ये तो सबको रटा ही होगा, देवप्रयाग इज द राइट आंसर। ठीक है, 59 के बारे में अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 59 हमारा जो है वो क्या कहता है। 59 के बारे में बात करें तो कह रहा है भारतीय क्षेत्र में 2 जल मुख्य ज्वालामुखी द्वीप हैं, उनका आंसर होगा कि नाराकोडम एवं बेरेन। नाराकोडम एवं बेरेन का जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि मेरठ में किस आइटम को शिल्पकाल को जीआई टैग मिला है, यानी संगीत उपकरण, खेलकूद, लड्डू, कैंची को किसको मिला है? कैंची को मिला है। क्या है? कैंची इज द राइट आंसर। ठीक है। 61 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात करेंगे कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में? रांची, शिमला मिर्च, श्रीनगर या देहरादून, इनमें से किस नगर में जो है क्या है भारत में समशीतोष्ण जो है वो स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, शिमला। बी इज द शिमला जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 के हम बारे में बात करेंगे। 62 नंबर, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हाँ, लोकतंत्र क्या है? नहीं, लोकतंत्र तो नहीं है। 63 लोकतक है। अच्छा हाँ, लोकतक है। लोकतक एक झील है, मतलब आंसर ही मैंने बता दिया। एक क्या है? ये झील है। ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत आता है? आपको याद होगा कल ही मैंने बिहार में बाघ रिजर्वेशन के बारे में कुछ बातें कही थी और उनमें से मैंने ऑलमोस्ट इन तीनों के बारे में जो है बताया था। इनमें से ऑलमोस्ट मैंने तीनों के बारे में बताया था कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, या अगर बात की जाएगी कि कौन सा है जो टाइगर रिजर्वेशन में बात आती थी, तो पहला जो आता है आपको याद रखना है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है वो क्या है? वो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व में आ जाता है। मैंने कल की ही क्लास में इसके बारे में बताया था। और दूसरा जो है वो कौन सा है? कैमूर के नाम पे जो है कैमूर वन्य अभ्यारण्य है, उसमें आ जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर में कल मैंने इसी का बताया था, अगर आपको याद होगा तो। क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो इसका आंसर होगा बैल जो है बिहार का राज्य पशु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो साल था 2014। साल था 2014। प्रणब मुखर्जी उस वक्त के भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उस दौरान में जो है इसके बारे में बात कही गई थी, जब प्रधानमंत्री जो है नए प्रधानमंत्री बनते हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते, उसी दौरान में ये सारी चीजें हो रही थी। उससे पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं कह रही कि उससे पहले इसके बारे में जो है बात नहीं कही गई थी, लेकिन 2014 में जाने के बाद इसको पुनर्स्थापना करने की बात कही जाती है। ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 67 के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे है। कर्मनाशा, मैंने इसके बारे में भी कल बताया था। कर्मनाशा का मतलब ही मैंने कल की ही क्लास में आपको समझाया था कि जो है कहते हैं कि ये जो है अपवित्र नदी इसको माना जाता है। कर्मनाशा के बारे में ये बात मैंने कल समझाई थी। अब इसका आंसर आपको देना है, क्या देना है कि कर्मनाशा का उद्गम स्थल कहाँ है? कल या परसों वाली क्लास में मैंने बताया था। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अपवित्र नदी। तो ये कहाँ पे है? कैमूर जिले में है। पता है ना, बिहार में ये वाला जो एरिया पड़ता है, इसमें यहाँ पे रोहतास पड़ जाता है, इधर क्या बोलते हैं, वैसे इसी एरिया में आ जाती है। कैमूर और रोहतास के लिए दोनों एरिया जो है फेमस है, तो उसमें आ जाता है। ठीक है। तो कौन से है? कैमूर में जो है, कैमूर जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक है। कल या परसों जब मैं बिहार की नदियों के बारे में पढ़ा रही थी तब मैंने शायद बताया था। ठीक है। बिहार में संपूर्ण, कह रहा है कि बिहार संपूर्ण भारत का डैश पैरा राइट्स उत्पादित करता है 95%। कितने परसेंट? 95%। याद रखना, पैरा राइट्स का नाम आता है कि कितने परसेंट जो है क्या करता है, ये 95% जो पैरा राइट्स का उत्पादन करता है। बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? पहले ही आंसर है, कहाँ पाया जाता है? जमुई जिले में पाया जाता है। कहाँ पे? जमुई जिले में जो बिहार में सोना पाया जाता है। ठीक है। अब ये है सवाल हमारा है कि बिहार में अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय, सावन, उपोष्ण कटिबंधीय, मानसून। मैंने ये भी पढ़ा रखा है आपको, ये भी आया है मेरे पढ़ाए हुए में से 4 सवाल तो अभी मैंने ही बता दिए जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाई थी।
और परसों वाली क्लास में जब मैं झील और मानसून के बारे में जलवायु पढ़ा रही थी तब मैंने ये बताया था कि बिहार का क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जो है बिहार की जलवायु के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में चलते हैं। 71 हमारा कहाँ है? 71 के बारे में बात करेंगे। ये क्या कह रहा है कि एक लकड़ी हम एक लकड़ी के बक्से में 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियमित वेग पर फर्श पर डालते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा 200, 100, 300, 400। तो आंसर इसका होगा 200। इसका आंसर होगा 200 न्यूटन। कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। मेरे हिसाब से तो 200 न्यूटन होना चाहिए, 200 न्यूटन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात करेंगे कि एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियमित त्वरण से ऐसे लुढ़कना शुरू करता है और यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। क्या करता है? 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस दर पर लगने वाला बल होगा 1400 न्यूटन के यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत जो है 250 क्या है 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा कितनी होगी? तो कुल ऊर्जा होगी 9 × 10, 9 × 10 का पावर 8। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। 74 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या कह रहा है कि किसके माध्यम से, यानी बात की जाएगी किसके माध्यम से ध्वनि की चाल अधिकतम हो जाती है? तो जल, स्टील, वायु? बिल्कुल भी नहीं, स्टील इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा इधर है। क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिरता ऊर्जा लगाकर कम होती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लोग नहीं करता है और इसका आंसर होगा ए। 75 की अगर बात होगी तो इसका क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि पिंड रूप गिरने की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये है, ठीक है, बैलों की एक जोड़ी एक जोड़ी खेत जोतते समय हर एक हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया जो कार्य है उसके बारे में जो है यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा 21 यानी 2100 जूल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला सवाल। ये सब साइंस है, पता है ना आप सबको? ठीक है, 77 नंबर सवाल पे हम पहुंच चुके हैं। 77 नंबर सवाल के बारे में अगर बात करेंगे तो ये क्या कह रहे हैं? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? -1 सेंटीमीटर, +1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर? अनंत इज द राइट आंसर। ठीक है, अनंत अंबानी नहीं, अनंत यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? IR2, मतलब 1/2R, VR यानी V2R की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 71, 78 की, तो इसका राइट आंसर होगा IR2। ये ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में अगर बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि लघुपाथन के समय में परिपथ पर विद्युत धारा का मान बताना है। हमें क्या बताना है? विद्युत धारा का हमें मान यहाँ पे बताना है। तो क्या है? परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इसका कट करने वाला इस साइड है, इसलिए इधर आना पड़ रहा है मेरे को। उपयुक्त क्या है? उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? फ्यूज है, मोटर है, धारा नियंत्रक है या जनरेटर जो है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का आपको बताना है। तब तक मैं थोड़ा गले को आराम दे दूं। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए। किससे पूछ रहा है? कि उपकरणों में विद्युत के बारे में पूछ रहा है। विद्युत जो है, विद्युत के आघात से बचाने के लिए, यानी उससे कोई नुकसान अगर होता है तो क्या होता है?
फ्यूज है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि 1.1 NHC1 समाधान का पीएच मान है लगभग 11.0, 1.0 या 10 या 2.0, और इसका आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी 81 के बारे में बात करेंगे, 1.0 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा कह रहा है कि नीचे के बारे में बात कह रहा है कि नीचे से रात में चमकने वाला वक्र के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, कॉपर सल्फाइड, डेफिड्स, जिंक ऑक्साइड, यूरोपियम डफर्ड स्टेडियम ल्यूमिनेट, ये इसका राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की यहाँ पे बात हो रही है कि 83 में कौन सा जो है वो राइट आंसर होगा, यानी स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इंडियन टिन ऑक्साइड की बात यहाँ पे हो रही है। किसके बारे में, इंडियन टिन ऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 पढ़ के और इसका आंसर करिए फटाफट। ठीक है, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो कह रहा है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है बी, क्या है, प्लेटिनस जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे। ये क्या कह रहा है, 85 नंबर, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, लेवोनार्गोस्टिल जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि तेल को ग्लोनाइटिस आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है, जो तेल को इसमें क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि जहरीला यौगिक बन जाता है या तेल की गुणवत्ता को कम कर देता है, जंग देखी जा सकती है, या उपयुक्त में से सब। या उपयुक्त में से सब। हम सबको पता है कोई भी चीज़ जो, जैसे आपने और भी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि हमारे घर में नींबू का अचार बनता है। जब नींबू का अचार बनता है तो उसको जो है कांच के बॉटल में रखा जाता है। अब ज़्यादातर जो अचार होंगे आप उनको देखेंगे कि कांच की बॉटल में रखे जाते हैं या प्लास्टिक की बॉटल में रखे जाते हैं। स्टील वगैरह के जो बॉटल्स होते हैं या डब्बे बर्तन जो भी होते हैं उसमें नहीं रखा जाता स्टोर करके, क्योंकि उसमें जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे सिरका वगैरह यूज होता है, तो वो रिएक्शन करता है, जिस वजह से क्या है उसमें नहीं रखा जाता है। और इसीलिए कहाँ रखा जाता है, अब देखिए मुझे बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने घरों में ये देखा है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, क्योंकि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि यह जहरीला यौगिक बना देता है, बिल्कुल जो उसका रिएक्शन होता है वो अच्छा नहीं होता है, जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमें नुकसान कर देता है। ठीक है, और अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में बात करेंगे कि ऑक्टेन्स रेटिंग्स बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, यानी ट्रेसिस लिथाइल ऑक्साइड, ट्रेसिस मेथिल्स हेक्सेन्स या ट्रेसिस। क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में, यानी अगर हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है यह ट्रेडिट एथिल लेडेड। अब बताना जरा इसमें से कितने बच्चों का जो है वो सही हुआ है, कितने बच्चों का जो है आंसर सही हुआ है, और कितने बच्चे जो है उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, PHVP बायोड्रेमिक टेबल बल जो है पॉलीमेयर का पूर्ण रूप क्या है, पॉलीमेयर का रूप जो है पूछ रहा है क्या है, पॉली3 है इसका आंसर जो है। पॉली जो ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोकोसिस ब्यूटाइटेड CO3, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। ठीक है, सिर्फ आंसर मिलाना है, मैं ये मत देखो
बाद में इसको इन थ्योरी वगैरह पढ़ने की अब नीड नहीं, क्योंकि आपने तो पेपर में यही करके आए होंगे। तो आपको ये देखना है कि जो आपने करके आया है आपको कितना सही है और कितना जो है गलत हुआ है। हार्मोनल किसके द्वारा स्रवित होते हैं? अंतरस्रावित ग्रंथियों द्वारा जो है हार्मोनल क्या होता है? स्रवित होता है। क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में बात करेंगे। तो ये कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हम्प्रिट शब्द सिंपलेक्स लेकस वायरस और मानव के बीच में बातचीत को दर्शाता है? यानी बात की जा रही है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर बी की बात हो रही है कि क्या है क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्या है क्वेश्चन नंबर बी है जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, अगर इसके बारे में देखेंगे तो कह रहा है संक्रमण के जवाब में बदलने वाली पहली इंसुलिन ग्लोबुलिन जो है किस श्रेणी में आ जाता है? सी। पता है ना, जब कोविड हुआ था तो इंसुलिन की सुइयां लगवाई जाती थी ताकि हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा हो, जो बाहरी बीमारी है उससे लड़ने की शक्ति मिल जाए। इंसुलिन जो है उसी में काम आते, तो आईजीएम जो है इसी की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है जैविक झिल्ली के बारे में पूछ रहा है कि जैविक झिल्ली जो है यानी बायोलॉजिकली मेम्ब्रेन्स की यहाँ पे बात किससे बननी होती है? तो ये क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन के जो प्रत्येक प्रजाति कोशिकाओं प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, इनसे क्या होती है? ये बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंड्रिस कोडन है? यानी इसमें से अगर बात की जाएगी कि कौन सा जो है उसका राइट आंसर है, यानी UAA की इज द राइट आंसर। ठीक है, 94 पे बात करेंगे। ठीक है, 94 कह रहा है कि विलुप्त होने के लिए कह रहा है कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी जनजाति कहलाती है विलुप्त पर्याय। क्या कहलाती है? विलुप्त पर्याय कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? और वैसी बात है गन्ना इज द खरीफ फसल। ठीक है, ठीक है, पौधों में क्या कह रहा है? पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। पौधों में जाइलम की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में अगर हम बात करें तो किसके लिए है? भोजन का परिवहन के लिए, पानी और घुले हुए क्या है? घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए क्या है? ये पौधों में जाइलम जो है वो काम करता है। क्या करना थे? पानी और घुले हुए जो खनिज हैं उनके परिवहन में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, मान लीजिए कोई पौधा है ये, ठीक है, और ये सिमिटी है, तो यहाँ से जो पौधे में भोजन का परिवहन होता है वो इसी के थ्रू का जो है इसी का काम ये करता है। ठीक है, 97 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि देखिए क्या कहता है कि पौधों में वर्गीकरण में संवहनी उत्तकों के विषय में विशेषताओं के उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका आंसर जो है ए होगा। एंगलर और प्रातल जो है इसका राइट आंसर है। 98 पे चलेंगे, फिर हमारा जो है शतक भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर से हमें एक अर्धशतक जो है पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अर्धशतक जैसे हमारा पूरा होगा, एक खिलाड़ी है उन्होंने एक बार किया था, शायद मैं तब मैच देख रही थी, रोहित शर्मा शायद थे जिन्होंने 150 रन मारे थे। वो कौन सा मैच था मुझे याद नहीं, पर मैं वो वाला मैच भी देख रही थी। जब हमारे 150 सवाल हो जाएंगे तो हम रोहित शर्मा का याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि आम में हम जो भाग खाते हैं वो कौन सा है? यानी आम के बारे में यहाँ पे बात हो रही कि आम जो हम खाते हैं वो कौन सा भाग है? बाह्य फली भाती है, मध्य फल भाती है ना, बीज की यहाँ पे बात हो रही, जो बीज मध्य फल भत्ती जो वित्ती जो है हम वही तो खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मुझे लगता है ये सबको पता होना चाहिए और होगा भी। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब आती है सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी में
सेंचुरी की यहाँ पे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 100। ऑलमोस्ट हमने अभी तक 99 सवाल कर लिए हैं। प्लीज कमेंट में मुझे जरा बताओ भाई, कितने बच्चों का जो है सही हुआ है और गलत हुआ है। प्लीज बताइए कितने बच्चों का बहुत ज्यादा सही, 100 में कितने बच्चों का सही हुआ है। पहले हम क्वेश्चन नंबर ये 100 नंबर का कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, माइक्रोकोराइज संबंध में पौधों का लाभ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खनिजों को बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा करता है ये। क्वेश्चन नंबर 100 में जरा बताइए कितने बच्चों का जो है आंसर सही हुआ है। हमने अभी तक जो 100 सवाल करे हैं उनमें से जो कितने बच्चे हैं उनका आंसर जो है सही हुआ है, जल्दी बताइए। 100 सवाल के इनमें से कितने बच्चों का आंसर सही हुआ है। चलिए अब आते हैं हम अगला अपना सवाल, यानी 101 के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि 100 सवालों में अभी तक हमने सारे सवाल जो है डिस्कस कर लिए हैं, मतलब उनके आंसर बता दिए हैं। थ्योरी की नीड थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप अभी पेपर दे के आए हो, तो अब थ्योरी समझने के मूड में तो शायद ही कोई होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि किस मिशन की, देखिए ये बहुत रटा हुआ इसका सवाल है, किस मिशन में सभी राजनीतिक समूहों और दलों की किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। कारण, ठीक है, बेचैनी के कारण मिला था, शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन याद है, साइमन कमीशन 1927, साल 1927 वाला, जिसमें बोला गया था साइमन कमीशन गो बैक, जिसमें क्या हुआ था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी सब चीजों से रिलेटेड भारत में लोगों के हितों के बारे में बात करने की यहाँ पे बात कही जाती है 1927 वाले साल में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस के हाल के बारे में जानने के लिए ग्रुप बनाया जाता है, जिस ग्रुप में एक भी इंडियंस मेंबर्स नहीं होते हैं, जिस वजह से लोग और गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी परेशानी जानने के लिए लोग बाहर से आ रहे, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो कोई नीड नहीं है इसकी। जिसके बाद नारा दिया गया था साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, ये नारा दिया गया था, ये उसी दौर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहे हैं, किसने आजाद हिंद फौज के नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली को प्रसिद्ध लड़ाई के नारा भी दिया था। तो हम सबको पता है हमारे प्यारे नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। मैंने इनके ऊपर डबल जितनी भी सीरीज और मूवी बनी है मैंने वो ऑलमोस्ट रिपीट पे देखा है, मुझे बस पसंद है ये। इन्होंने जो काम करा, जो इतना एक गट्स होता है ना, वो करा इन्होंने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है ये क्या, हम या तो भारत की स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, या किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। एक तरह से ये वही वाला था करो या मरो वाला, करो या मरो वाले की जो बात हो रही थी ना, महात्मा गांधी जी का नाम आता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 104। हाँ, किसने बांटो और छोड़ो का नारे को बुलंद किया था। बांटो और छोड़ो का नारो एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, किस अधिनियम ने भारत में विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत, क्या किया था, भारत और पाकिस्तान राज्यों के मूर्ति रूप किया था, यानी 1947 अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 में बात करेंगे कि किस कांग्रेसी नेता ने साल 1918 में बिहार की यात्रा को की ताकि होम रूल लीग को गतिविधियों में बल मिल सके, यानी किसने जो है साल 1918 में क्या किया था, बिहार का यात्रा किया था ताकि जो है होम लीग जो है वो क्या हो सके, गतिविधियों में बल मिल सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, कौन है, ए, यानी एनी बेसेंट का नाम आ जाता है, इन्होंने बिहार की यात्रा की थी। 107 में बात करेंगे, 107, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था, यानी 1907 के में क्वेश्चन नंबर 107 पूछ रहा है कि इसमें किसके बीच में जो है समझौता हुआ था। तो देखिए चंपारण कृषि वाला याद है, जब महात्मा गांधी भारत आए थे
तो चंपारण के जो थे उन्होंने क्या किया था, वो आते हैं सदराजू या क्या नाम था उनका, मुझे अभी नाम याद नहीं, वो महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं इसी समझौते के लिए, जिसके बाद में किसके किसके बीच में हुआ था, भारत सरकार और गांधी जी। भारत सरकार कौन सी, यहाँ पे अंग्रेजी सरकार की बात हो रही है, अंग्रेजी जो थे ना, अंग्रेजी सरकार की बात हो रही है। ये मत सोचो उस दौर में भारत सरकार, बिल्कुल भी नहीं, अंग्रेजी सरकार की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 इधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में अगर हम बात करेंगे कि कह रहा है कि बिहार का, क्या कह रहा है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था। किसान सभा का प्रमुख नेता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आंसर ए होगा सहजदानंद सरस्वती इज द राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, विक्रम पुलिस थाने में अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था, मतलब किसको जो है मार दिया गया था, उसके बारे में हमें 109 का आंसर देना है। ठीक है, गोरखी खड़ी, रघुनाथ सिंह, उपयुक्त में से कोई भी नहीं था, उपयुक्त में से कोई भी नहीं था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 110, मार्च 1939 यानी 1939 में बिहार का मुख्यमंत्री बने, यानी बिहार का मुख्यमंत्री की यहाँ पे बात हो रही है कि कौन है। 1939 कैसे होगा, वैसे तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री की यहाँ पे बात हो रही है, श्री कृष्ण सिंह थे, वो क्या बनते हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन मार्च 1939 में बनते हैं। इसका आंसर बताओ मुझे, ये आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं ना, ये आजाद भारत के बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, ये बताइएगा, इसका आंसर बताना मुझे जरा, क्या था ये। 111 पे चलते हैं। ठीक है, 111 क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 जो है उसको सुमेलित करिए। सूची 1 और सुमेलित 2 क्या है 111 में, इनको क्या करिए, सुमेलित कीजिए। तो इसके बारे में है, प्राचीन भारत का स्थल वर्तमान में किस राज्य में है, तो इसका जो आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, सी है जो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी का फर्स्ट होगा। चलिए 112 नंबर सवाल पे चलते हैं। 112 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 112 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग वैदिक युगम से संबंधित नहीं है, यानी किसके बारे में अगर बात की जाएगी कि युग जो है, अगर इसके बारे में बात की जाएगी कि कौन जो है ऋग वैदिक काल से जो है संबंधित नहीं है, तो गार्गी जो है ऋग वैदिक काल में कहाँ आता है, गार्गी जो है ऋग वैदिक काल में नहीं आता है, हम सबको पता है, ये इस युग से संबंधित ही नहीं है। ठीक है, गार्गी जो थे वो इस युग से कहाँ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 113 पे अगर हम चले, ये ऐसे सवाल मुझे पसंद नहीं, ऐसे सवाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, ये पढ़ना है ना, मैं सोची 1 और 2 सुमेलित करना है, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या चोल गगन झील जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, धर्म महासत्र नियुक्ति, हर्षवर्धन, प्रयाग सभा, राजेंद्र प्रथम और सुदर्शन झील, अशोक। अब इसका हमें आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में हमें बताना है कि इसका जो आंसर है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 113, यानी अगर देखा जाए तो इसका जो होगा वो ये होना चाहिए, राजेंद्र प्रथम ने चोल गगन, ये जो है ना ये झील, ये आ जाता है, और 4th का तो सीधा लगा देते हैं ना, सीधा। अरे इसका जो आंसर होगा, आंसर मिलाइए, क्वेश्चन नंबर का जो 110 या 13 था ना, शायद 113 का बी होगा। ठीक है, 114 नंबर सवाल पे चलते हैं, और ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ऑब्वियस बात है, बहलोल लोदी ने किया था। किसने किया था, बहलोल लोदी का जो है आपको नाम याद रखना है, जो इसने क्या किया था, सबसे अधिक समय तक जो है इसने शासन किया था। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 115 नंबर सवाल पे चलते हैं।
115 नंबर सवाल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कह रहे कि प्राचीन में निम्नलिखित राजवंशों पर हमें क्या करना है, प्राचीन जो राजवंश थे उनके ऊपर जो है हमें विचार करना है। ठीक है, तो शुंग, मौर्य, कुषाण और कर्ण के बारे में बात करेंगे, तो इनका जो राइट आंसर है बी होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में बात करेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, तुलसीदास की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी जो है तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है विनय पत्रिका, गीतावली, ये ऑप्शन नंबर सी जो है साहिल, साहिल लहरी जो है, लहरी जो है ये किसके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये तुलसीदास जो थे उनके द्वारा जो है ये नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या कह रहा है, हटाओ इसको क्योंकि इसके नीचे भी तो है, ये 1 और 2 को मिलाना है और इनमें से जो है 117 का जो हमें राइट आंसर देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। 18 19 पे चलते। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं किया गया है, यानी व्यक्ति और उनके संबंध में यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये होगा जेम्स ऑस्टिक्स हॉकिंग जो है, कलकट कैर्नियल जो है, ये कैर्निकल जो है ये इनसे संबंधित नहीं है, और इसी में ये क्या है, ये इसका राइट आंसर जो है नहीं है। एक से अब देखिए, ये जो पेपर आया है ना आप लोगों का, ये पेपर मैं बता रही हूँ, जेन्युइन मैं बता रही हूँ, बहुत, अगर जिन बच्चों ने नॉर्मली पढ़ाई की होगी ना, मतलब अच्छे से पढ़ाई की होगी, उनको पता होगा कि पेपर मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, मतलब बीच का था ये। जिन्होंने 2 महीने या 3 महीने भी पढ़ा होगा ना जीके को अच्छे से, उनको पता होगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आंख बंद करके, जो 11-12 के जिन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है वो आंसर कर देंगे। पॉलिटी के कितने सारे क्वेश्चन थे। अब देखिए साइमन कमीशन वाला कितना इजी है क्वेश्चन, साइमन कमीशन हम लोग शायद बचपन से पढ़ रहे हैं उसके बारे में, अगर देखा जाए तो वो कितना इजी सवाल था। हाँ, साइंस वाले थोड़े बहुत जो टफ ही थे, जैसे वो न्यूट्रॉन पूछ लिया था वो वाला थोड़ा बहुत, लेकिन जो बच्चे साइंस भी पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि इतना टफ नहीं था। तो इस साल का कट ऑफ पे भी हम बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कट ऑफ के ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, कट ऑफ हम देखेंगे कि क्या जाता है इसका। ठीक है, इस साल का अभी बात करेंगे, इसके बाद में लास्ट में। ठीक है, चलिए सवाल 119 पे चलते हैं। सवाल 119 के बारे में क्या कह रहा है कि सूची 1 और 2 में सुमेलित करना है, और इसके बारे में जो हमें क्या करना है, आंसर देना है। पिता पुत्र बाबर, सलीम, अकबर, खुसरो, शाहजहां, कमरान, जहांगीर, मुराद। देखिए बाबर का बेटा कौन था, अगर ये क्या है पिता और ये पुत्र की बात यहाँ पे हो रही है ना, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। पहला का थर्ड, कमरान और हुमायूं 2 थे ना उसके बेटे, और अकबर का कौन था, सलीम था, यानी अगर देखा जाए तो सेकंड का फर्स्ट होगा। हाँ, और शाहजहां का बेटा कौन था, खुसरो था। खुसरो और जहांगीर का कौन था, इसमें अगर देखा जाए तो फोर्थ का, सी सेकंड इसका हो जाएगा, फोर्थ नंबर डी का भी फोर्थ, इसका तो सेम सेम है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये होगा, सी वाला, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में अगर बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। ठीक है, हम सबको पता है उनके एक एक दो बेटे हुआ करते थे, लेकिन कोई एक ही जाके जो है क्या बनता है, राजा बनता है, एक दूसरे को मार दिया था, ये बहुत हुआ था। मुगल शासक, जब आप पढ़ेंगे तब आपके इसके बारे में जो है आपको पता चलेगा। ये नंबर कैसे आ रहे हैं भाई, ये नंबर कौन से हैं, अच्छा ये वाले नंबर हाईलाइट हो रहे हैं, ओके ओके ओके, ये वाले नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में हम बात करेंगे, बौद्ध समितियों के बारे में। तो कह रहे कि कौन सी बौद्ध समिति जो है बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, ये जो 3 हुई थी ना, ये बिहार में ही हुई थी, हम सबको पता है। राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी वाली जो हुई थी कश्मीर में हुई थी।
कहाँ पे हुई थी? कश्मीर, कश्मीर में हुई थी ये, ठीक है। ठीक है, कहाँ हुई थी? चौथी वाली कश्मीर में हुई थी, तीसरी वाली ने खुद अशोक सम्राट ने करवाया था, आपको अगर याद हो तो ये तीन में से चौथी वाली जो है बिहार में आयोजित नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 121 के बारे में बात करेंगे कि क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि नेताजी का क्या था, सुभाष चंद्र बोस जो है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। यानी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष रूप में चुने गए हैं, या जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग गए। ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। वो क्या होते, वो नजरबंदी से जो है क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और तीसरा क्या, उन्होंने सिंगापुर में 21 जुलाई 1943 को भारत में अस्थायी सरकार गठित किया था। ये भी सही है। यानी नेताजी के बारे में ये बिल्कुल बातें, दो बातें जो इसमें सही है, यानी ए वाला इसका राइट आंसर है। 2 और 3, उन्होंने 41 में उनको नजरबंद किया गया था, ठीक है, और वहां से वो भाग निकलते हैं। और उसी के बाद अगर आपको याद होगा ना, वो कहाँ जाते हैं, सिंगापुर वाला तो ये है, लेकिन आपको पता ना अलग वो उससे मिलते हैं, जनरल क्या नाम था उसका, हिटलर से भी तो मिलते हैं। हिटलर वाली स्टोरी नेताजी के साथ कितनी फेमस है। वो उन्होंने ये बात भी कही थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इन्होंने इस बात को लागू किया था क्योंकि हिटलर उस दौरान में दूसरा वर्ल्ड वॉर चालू था, और उस दौरान में ये बातें चल रही थी, हिटलर का मतलब शासन वगैरह चल रहा था। तो वो उसके पास जाते हैं और वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। और वो फिर हिटलर जो है पहले तो अपनी एक क्या बोलते उसको, दूसरी बॉडी भेजते हैं ना, नकल वाली, मतलब हूबहू देखने के लिए किसी और को भेजता है, लेकिन वो पकड़ लेते हैं कि ये जो है ये रियल नहीं है। फिर दूसरी बार में हिटलर आता है, ठीक है। दूसरी बार में कौन आता है? हिटलर आता है। फिर हिटलर भी ये बात बोलता है कि मानना पड़ेगा नेताजी, मतलब कि लोग मेरे पास आने से पहले डरते हैं और आप बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, ठीक है। वो बात उसने बात कही थी, और उनके साथ बैठ के चाय भी पीता है, ठीक है। क्योंकि उस दौरान में जो जर्मनी थी वो क्या होती थी, ब्रिटिश सरकार की दुश्मन हुआ करती थी, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है हमारा, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? नागार्जुना और शिलभद्र और ये जो है शांति रक्षक, ये तीनों जो हैं हम सबको पता है ये स्टूडेंट थे वहां के, बाद में क्या बन जाते हैं, वहां के आचार्य बन जाते। कौटिल्य जो थे वो नहीं बनते, वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौटिल्य जो थे, यानी चाणक्य की यहाँ पे बात हो रही, कौटिल्य जो है वो नहीं थे, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर क्या करना है, हमें जो है विचार करना है। जो निम्नलिखित घटनाएं हुई उनके बारे में जो हमें विचार करना है। नंद कुमार को मृत्युदंड, सालाबाई की संधि, ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु ये हुई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। यानी इसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट आएगा, पहले थर्ड आएगा, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट आएगा राजा नंद कुमार की मृत्युदंड, ठीक है, और उसके बाद ये सालाबाई वाला आ जाएगा, संधि हुई थी, और फिर चौथे नंबर पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ठीक है। कोई संधि हुई थी ना उनके साथ वाली, तो वही है ये, ठीक है। अब आता है हमारा अगला सवाल, बिहार में निम्नलिखित में समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन आरंभ हुआ था? यानी अखबार ए बिहार की यहाँ पे बात हो रही है, अखबार ए बिहार की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं 24-25, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करेंगे। ऐसे सवाल जो मुझे पसंद नहीं है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। क्या करना है? सूची 1 और 2 को यहाँ पे सुमेलित करने की जो है बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 125 की हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं। तो ये जो है इसके हैं, और इसको अब मिलाते हैं, हम देखते हैं इसका कौन सा जो है सही आंसर है। चंपारण सत्याग्रह, जयप्रकाश नारायण आजाद, दास्ता श्याम नारायण सिंह, और 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सजदानंद सरस्वती सत्याग्रह, डॉक्टर ये हैं, और किसान सभा बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है यहाँ पे क्या है बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। ए बी सी और डी ये इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 126 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए गए 4 शब्दों को 3 में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है, विभिन्न शब्दों को ज्ञात करें। विभिन्न शब्दों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 126, ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 126 रीजनिंग में ऐसे सवालों को पूछा जाता है ना, रीजनिंग में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और इसका आंसर है सी। ठीक है, परिश्रवक जो है क्या बोलते हैं इसको, स्टो जो भी बोलते हैं भाई, परिश्रवक हिंदी में लिखा हुआ है, नहीं पढ़ पाई मैं। क्वेश्चन नंबर 127 के बारे में बात करेंगे। कह रहे स्प्रिंग को, अरे ये तो रीजनिंग ही है भाई, ये तो रीजनिंग है। स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को किस भाषा में जो है लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर देना है। आंसर नंबर बी लगा लो, अपने हिसाब से करते रहना। ठीक है, कैसे लिया है ये, ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। STU, ठीक है, आगे पीछे वाले शब्दों को जोड़ा है इसने। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर को प्लस और माइनस करके वैसे ही सवालों में है ये। ठीक है, सही, कोई बात नहीं, 5 ही गलत हुए ना, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अभी और भी तो बाकी है हमारे। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी के माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है। मुकेश ने अपने मित्र से कहा कि रीता क्या है, मेरे पुत्र की पत्नी है, यानी यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ससुर की बात हो रही है। यानी मेरे दादाजी ने, मेरे पापा मतलब मेरे बाबा जो हैं, उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि जो मेरा रीता है ना, यानी मेरी माता जी, वो मेरे बेटे की पत्नी है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, जो मुकेश है वो क्या है, रीता का ससुर है। ब्लड रिलेशन, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन आता है ना, वही वाला है ये। ठीक है, राम उत्तर की दिशा में जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये वाला हमें पता है ना, ये उत्तर में पड़ता है। मैंने कई बार अपनी क्लासेस में बताया कि ये वाला हमें उत्तर में रखना है, यानी उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, और फिर दोबारा दाएं चलता है, और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है। ओके ठीक है, अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें सबको पता है कि ये वाला हमारा डायरेक्शन होता है ईस्ट, ये हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, यानी उत्तर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उत्तर के बारे में अगर हम बात करेंगे, उत्तर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाता है, उसकी दिशा पूरब, पूरब में जाता है ना। राम किस दिशा में है, क्योंकि अगर देखोगे ठीक है, दोबारा चलता है ना वो, दाएं की तरफ दोबारा चलता, अंत में बाएं मुड़ जाता है वो, तो पूरब डायरेक्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, पूरब इसका राइट आंसर है। ओके, मेरिट कितने पर हो सकती है। मेरिट की अगर बात करेंगे तो देखिए, लास्ट टाइम वाला जो मेरिट आया था, अगर 2000 BPSC 70 की बात करेंगे तो उसका जो मेरिट था, यानी 70 वाला जो नॉर्मल था ना, क्या बोलते हैं, UR का अगर 91 गया था, अनारक्षित का 91 था, और महिला 83 गया था, तो ओवरऑल अगर देखे जाएंगे तो क्या बोलते कम है, पिछली बार से जो सीटें हैं वो भी कम है, और इसीलिए जो कट ऑफ है उस पर भी बेयर कर सकते हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं, इस वाला जो 71st वाला जो BPSC का हुआ है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखें, 100 तो आपको लेके चलना है, यानी 95 98, क्योंकि लास्ट टाइम 91 के आसपास गया था, तो 100 मान के चलो। 110 बता 90 नहीं, 110, 100 से 110 के बीच में रखना है, क्योंकि हो सकता है जो कट ऑफ जाएगी, क्योंकि लास्ट वाली 91 गया था, और इस साल सीट भी कम है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब सीट कम होती है ना, तो उसके साथ एक और प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद इस साल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो हो सकता है कि लास्ट से 51 से बढ़ा के इस बार 100 के बीच से लेके 110 तक के ये रखेंगे। ठीक है, मतलब 98 अगर आपका आ रखा है तो आप इस मामले में थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हैं, उम्मीद है, आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 100 तो मान के ही चलिए। 100 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, मतलब कि अगर आपके 150 मार्क्स का सवाल है, उसमें से 100 सवाल आपके सही हैं,
ठीक है, 100 सवाल सही है, 110 सवाल, 120, 140 के आसपास तो सवाल आपके सही होने चाहिए, 140 सवाल सही होने चाहिए। और आपका मतलब मार्क्स इतना बन रहा है, परसेंटेज में अगर आ जाएगा तो 100 के आसपास तो कट ऑफ जानी ही जानी। लास्ट टाइम 91% गई थी, तो 100 और 110 के बीच में जो है कट ऑफ जानी ही जानी है। इसके बारे में हम कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 29 का बी। हाँ बिल्कुल, 29 का बी ही तो बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ही है। ठीक ठीक है, आपका आंसर बी ही मतलब बी सही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? देखो, अंत में की बात हो रही है। ए आ जा रहा है यहाँ पे, एच है, यहाँ ओ कैसे है? ओ है, ठीक है, यहाँ पे भी तो ए है, यहाँ एच, ये ऐसे ही माइनस हो गया, यहाँ पे आई है, आर यहाँ है, ए है। मोहिंदर जो है ये लास्ट में आएगा। 130 की यहाँ पे बात हो, ये सब रीजनिंग का भर दिया है सवाल। बढ़िया, तो ये सवाल इजी आए हैं भाई, इससे इजी पेपर क्या ही लोगे आप? बिहार बीपीएससी इतना इजी पेपर, इतना इजी पेपर, कट ऑफ जाएगी इस बार भाई, कट ऑफ जाएगी अच्छा खासा है। कंपटीशन हाई लेवल पे इस साल, क्योंकि इतना तो सबने पढ़ा होगा। ये इससे इससे टफ रीजनिंग आती है एसएससी के पेपर में, इससे टफ आती है एसएससी में। उसमें तो वो चेयर वाला दे देते हैं कि 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग को ये एक सर्कल है, यहाँ यहाँ पे बताना है कि कौन किसके बगल में बैठेगा, वो ज्यादा टफ लगता है, मुझे लगता है ऐसा। मॉडरेट, हाँ बिल्कुल, मोहिंदर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करेंगे कि 30, सॉरी माफ करिएगा, 131 क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि क्या है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7वें रैंक से, यही तो मैं अभी बात कर रही थी इसी के बारे में, सीटिंग अरेंजमेंट, 7वें रैंक की श्रेणी में आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितने स्थान पर होगा? अंतिम रैंक पे 17 नंबर पे कौन बैठा है? जोगिंदर बैठा है, और नितिन जोगिंदर से 7वें रैंक की श्रेणी पे है, 7वें रैंक की श्रेणी पे है। और इसके बारे में बात की जाएगी 15, 17 और 18, 18 तो खत्म ही है, 18 खत्म कर लो, क्योंकि 17 अंतिम पे तो यही बैठा हुआ है। और ये 39 विद्यार्थियों की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी? 39 विद्यार्थियों की यहाँ पे बात हो रही है। और 17वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है? 17वें नंबर के अंतिम से 17वें, ऐसे पीछे से 17वें नंबर पे यहाँ पे बैठा है ये, ठीक है। और ये स्टार्टिंग के 7वें नंबर पे बैठा है, यानी 16वां स्थान इसका राइट आंसर होगा। 16वें स्थान पे क्या है? ये बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 132 सवाल नंबर 132 पे चलेंगे। सवाल नंबर 132 क्या हमारा कह रहा है? ये सवाल बहुत इजी होता है, अगर आप रीजनिंग करते हो, जिन बच्चों ने रीजनिंग पढ़ा होगा उनको पता होगा ये सवाल बहुत इजी होता है और मजा आता है इसको करने में, ठीक है, क्योंकि इनके साइन वगैरह का अलग अलग अर्थ होता है और उन अर्थों के हिसाब से हमें चेंज करना होता है और हमें उनके बारे में जो है बात करनी होती है, ठीक है। तो कह रहा है यदि प्लस का अर्थ, देखिए यहाँ पे प्लस जो है ना, प्लस कह रहा है जो प्लस है उसका जो मतलब होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस होगा, और डिवाइड का अर्थ प्लस होगा, तथा माइनस का अर्थ डिवाइड होगा। तो ये वाला जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 77 इज द राइट आंसर, ठीक है, 77 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, 133 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 के बारे में अगर हमसे बात की जाएगी तो कह रहा है राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व की लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी है। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? 3 का गुणा है, 3 का गुणा से अधिक है, ठीक है। राहुल की आयु 3 की गुणा से अधिक है, तो वर्तमान में सीमा तथा लक्ष्मी की आयु क्या होगी? 31 वर्ष का हो जाएगा। यानी राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, और 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी, और अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या आयु है? यानी 9 और 50, 9 और 50 इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। 134 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो लुप्त है, लुप्त के बारे में हमें बताना। ये मेरे को ठीक है, हमारे में भी तो आता है। ये निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 28, 20, 7, 84, 45। क्वेश्चन नंबर
134 का जो आंसर होगा 35, 134 का आंसर क्या होगा 35 जो है इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 135, 135 क्या कह रहा है, रेन को कोड इसमें लिखा जाता है तथा मोर कोड को डैश में लिखा दर्शाया गया। एक चीज बताऊं, इस सवाल को करने का क्या होता है, पैटर्न को नोट करना होता है। जैसे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, डॉलर इसमें दे रखा है और इसमें डॉलर है ही नहीं, इसमें ये दे रखा है, परसेंटेज इसमें नहीं है। ठीक है, एट द रेट में दर्शाया जाता है और नाम भी तो अलग है ना, स्पेलिंग सेम नहीं है। अगर इसमें और इसमें स्पेलिंग सेम होती तो हम ये और ये कोड को मैच करते हैं। ठीक है, याद रखें, इसको करने का वही तरीका होता है, उसी कोड भाषा में। अब देखिए हमें क्या लेना है, अब जैसे रेन में कौन कौन सी इसमें भाषा, एक देखिए एक आई आ गया है कि ए आ गया है और एक एन आ गया, यानी ये तीनों तो मैच कर गए। ठीक है, आर भी है और आर का कौन कौन सा, $8, ये परसेंटेज 6 जो है वो दे रखा है। और मोर में कौन सा दे रखा है, 7 #8 ये दे रखा है। और इसमें कौन कौन से है, ओ बस नहीं है, एक ओ को अलग से देखना पड़ेगा हमें। ई हमारा ऑलरेडी इसमें हो गया, आर भी हमारा हो गया, यानी आर के लिए दो जो है वो कॉमन चीज है यहाँ पे। ठीक है, यानी नंबर्स को दर्शाया गया है मे बी। ठीक है, नंबर्स को जो है वो दर्शाया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा 8 और 6, दो आ रहे हैं ना इसमें, बिल्कुल। ठीक है, 8 और 6, 6 किसके लिए इसमें है, मोर में, ई के लिए हो सकता है ना, एन, ई ई ई, डी जो है इसका करेक्ट आंसर, $8 परसेंटेज 6 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, चलिए 136 नंबर सवाल के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 आता ही नहीं है, रीजनिंग पढ़ा दो। अरे मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा सकती भाई, वैसे रीजनिंग बहुत मजेदार मतलब बुक है, मतलब मुझे लगता है रीजनिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, रीजनिंग अगर पढ़ने पे आओ तो। पर मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाने वाली, सर दर्द हो जाता है उसमें, समझाने के लिए बहुत दिमाग लगता है उसमें, इतना एग्जाम्पल दो, डायरेक्शन दिखाओ, बहुत झंझट होता है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते, उसके बाद ऑलमोस्ट हमारे कुछ ही सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहे हैं कि 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में से बिहार में खिलाड़ियों में कितने कांस्य पदक जीते थे, 4, 5, 6 उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 36 का आंसर ये। 37 पे चलते हैं, कोसी मेची लीग परियोजना में बिहार में कौन कौन से जिलों को लाभ होगा, पटना, नालंदा, गया, सिवान, दरभंगा। और इनमें से 37वें नंबर की बात करेंगे, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में बात करेंगे कि कह रहे कि किन भारतीय भाषाओं में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त, तेलुगु, मराठी, बंगाली या उपयुक्त में से एक से अधिक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यानी 38 की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में अगर बात की जाएगी तो क्या कह रहा है कि नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र में IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है, यूनेस्को, क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, और क्या ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, उपयुक्त में से अधिक। यानी क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे तो इसका क्या है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2025 की यहाँ पे बात हो रही है कि आयोजन कहाँ किया गया था, पटना, मधुबनी, गया, ये तो पूरा बिहार आ गया यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त से एक से अधिक इसका जो है आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 पे अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, ऑलमोस्ट हमारा पूरा शतक पूरा हो चुका है और उसके वाला अगला भी अर्धशतक जो हमारा पूरा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में बात करेंगे कि 141 जो हमारा क्या कह रहा है कि लूनर, अभी हुआ भी था, लूनर ट्रेबलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चंद्रमा की सतह पर जल का प्राप्त लगाना और उसका मानचित्र करना। पूर्ण जल अभी हुआ तो था, रेड लूनर, मून लूनर का भी आया था ना कि चंद्र ग्रहण लगा था, रेड मून का भी आया भी था, 1-2 दिन पहले तो लगा था, 1 हफ्ते पहले लगा था शायद। ठीक है, ये क्या है, अफ्रीकांस में से अभिप्राय किन लोगों से है, अफ्रीकांस से जो है
उन लोग किन लोगों से जो है इसके बारे में कह रहे हैं कि अभिप्राय है, किनके बारे? अमेरिका में इंडोनेशियन अफ्रीकी मूल के लोग, अफ्रीका में आदिवासी समुदाय, या दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों की यहाँ पे जो है बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत मतलब श्वेत अल्पसंख्यक समूहों की बात हो रही है। अफ्रीकन किसके अभिप्राय यहाँ पे है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यकों की यहाँ पे जो है बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 142 का जो है ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 हमारा जो है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस 16वीं सदी के बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में क्या किया, वर्ल्ड म्यूजियम ट्रस्ट फंड्स इंडियन के सहयोग में संरक्षित किया गया है। राजाओं की बावली की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, राजाओं की बावड़ी, ठीक है, बावड़ी से ही बावड़ी आपको याद रखना है, राजाओं की बावड़ी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या कह रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी की बातें यहाँ पे हो रही है कि न्यूयॉर्क जो सिटी थी, यानी न्यूयॉर्क सिटी मेयर का नाम है जिन्हें 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा घोषित किया गया था। एरिक एडम्स की यहाँ पे जो है बात कही जा रही है। बातें हैं 145, यानी यहाँ बात की जाएगी यूरोविजन सॉन्ग्स कॉन्सर्ट का स्थायी नारा क्या था। जो म्यूजिक, ये एक तरह से म्यूजिक है, यहाँ पे बात हो रही है 145 नंबर सवाल की। तो इसका क्या था, यूनाइटेड वाइज म्यूजिक, यानी म्यूजिक के साथ एक साथ होना, यूनिटी की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन, ये एक तरह से नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 146, इसरो के GSLV-F15 मिशन के बारे में क्या सत्य है, यानी यहाँ पे इसरो के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। किसके बारे में, इसरो 146 के आंसर के बारे में हम बात करें, इसरो के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किससे ये संप्रदाय है, इसे क्या कहा जाता है, यह श्री हरिकोटा से इसरो के 100वें प्रशिक्षण से क्या है, यानी जो प्रशिक्षण कराया गया था उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। G20 हाल ही में हुआ था 2020 वाला, G20 20 वाला कह रही हूँ, G20 यानी जिसमें 20 देश शामिल हुए थे, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। G20 में 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है, यानी G20 से रिलेटेड इसमें से कौन सा जो है वो सत्य है। और ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसके विषय ये था कि बिल्डिंग संरक्षण, अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी हुआ था, कर लगाने की कहाँ बात हुई थी, जब G20 हुई थी कितना बवाल कटा था हम लोग के देश में, आप लोग को याद होगा ना। एक तरह से बाहरी सारे देश के प्रेसिडेंट और जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो लोग मिले थे और वो देश में यूनिटी के बारे में बात हो रही थी, यानी जो जो चीजें हुई थी कि क्या करना है कैसे ग्लोबल लेवल पे, उसके बारे में बात थी वो। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है वो। 147 हो गया ना, 148 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 2024 से रिलेटेड है। कह रहा है कि 2024 में अगर बात की जाएगी, 2024 में बाबुक में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो आंसर है बी, यानी विकसित देशों के बारे में यहाँ पे जो है बात कही गई है। विकसित देश 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 500 बिलियन डॉलर की देने की अपील के यहाँ पे जो है बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 149 लास्ट बट नो लास्ट नहीं है भैया, तो एक और सेकंड लास्ट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 के बारे में बात करेंगे। क्या कह रहे हैं कि 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हान सांग के उपन्यास द वेजिटेरियंस को कौन सा अन्य प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इंटरनेशनल बुकर जो है बुकर पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुआ हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 150 के बारे में हम बात करें, हमारा ऑलमोस्ट जो है हमने बिहार बीपीएससी का सारा क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर लिया है। जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितना आंसर जो है सही हुआ है और कितने पर आपको लग रहा है कि ठीक है हमारा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में क्या किया गया था, मृत जो है घोषित कर दिया गया था।
ठीक है, याल ग्लेशियर जो है इसका राइट आंसर है। कौन सा? याल ग्लेशियर इज द राइट आंसर। तो ठीक है, एक तरह से आज हमने क्या करा है, हमने अभी बिहार बीपीएससी 71 का पेपर एनालिसिस करने के साथ साथ उसको सॉल्व किया है विथ आंसर्स। ठीक है, और जो मुझे लगता था कि आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, यही इनके आंसर्स है। आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने जो है वो रह गए हैं, कितने जो है सही हुए हैं, कितने आपने छोड़े हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसको बताना ना भूलें। ठीक है, हमने अभी 150 सवाल कर लिए हैं, 2 घंटे का पेपर होता था और हमने किया है इसको कितने देर में? हमने इसको किया है ऑलमोस्ट 1 घंटे, सवा 1 घंटे के आसपास हमने इसको टाइम दिया है और सवा 1 घंटे में हमने क्या किया, पूरे सवाल को है ख़त्म कर लिया है। और ये जीएस का है भी, जीएस जो है बहुत टाइम नहीं लेते, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। हाँ, जो रीजनिंग के सवाल थे उसमें थोड़ा बच्चों ने टाइम लिया होगा, क्योंकि जो रीजनिंग के नहीं होंगे उनके लिए था, पर बहुत इजी पेपर था भाई, बहुत नॉर्मल पेपर था। इससे ज़्यादा टफ या इससे ज़्यादा मुश्किल पेपर भी आते हैं, हम सबको पता है। इवन जो इसमें रीजनिंग का पेपर था वो देखा जाएगा तो इजी था, कंपेयर टू एसएससी में जो रीजनिंग पूछी जाती है वो बहुत टफ पूछी जाती है, उसके कंपेयर में ये बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जो डाउट रह जाएगा या आपने कितने सवाल सॉल्व किए हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए। और हाँ, जिन बच्चों का उत्तराखंड का पेपर है, उत्तराखंड मंडे की हमारी एक मैराथन होगी, उसमें मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।